हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिहिर और आप देख रहे हैं केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवऑप्स के बारे में। अब आप अगर एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या किसी फील्ड में वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हो या फिर टोटली न्यू है जो कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर स्विच करना चाहते हो, तो आपने अपने आसपास डेवऑप्स शब्द को जरूर सुना ही होगा। तो ये क्या है ये डेवऑप्स, और डेवऑप्स के अंदर कैसे करियर बनाना है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, डेवऑप्स कोई एक फील्ड नहीं है। डेवऑप्स एक डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच की एक प्रोसेस को कहा गया है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और भी आसान बनाती है। तो आपको भी अपना करियर डेवऑप्स के अंदर बनाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने केआरएम डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेवऑप्स को समझने से पहले हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनते थे, तो हम लोग एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते थे या फिर एक मेथोडोलॉजी का यूज़ करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल का क्या मतलब होता है? तो जैसे वाटरफॉल के अंदर क्या होता है कि पानी अगर ऊपर से नीचे एक बार गिर जाए, तो वो ऊपर फिर से नहीं जाता। वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती थी। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट लेते थे। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट से आ जाए, तो हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करते थे। फिर डिज़ाइन हो जाने के बाद उसको फंक्शनैलिटी देते थे, मतलब कि सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते थे। अब डेवलप हो जाने के बाद हम लोग उसको टेस्टिंग करते थे और टेस्टिंग हो जाने के बाद हम लोग सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देते थे। अब ये प्रोसेस तो बहुत ही ईज़ी है, लेकिन अगर कल को सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस आता है या फिर कोई बग आता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस हमें फिर से दोहरानी पड़ती है, मतलब कि ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये एक प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरी मेथड का यूज़ करने लगे, जो कि है एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर क्या होता है कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम लोगों ने देखा कि रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्टिंग एंड डिप्लॉय। तो ये जो हमारे सारे टूल है, डिजाइन, डेवलप एंड टेस्टिंग, इसको एक लूप में रख दिया। मतलब क्या कि अब क्लाइंट से हम लोग नंबर 1 पे हम लोग रिक्वायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे डिजाइन, डेवलप, टेस्टिंग और डिप्लॉय, ये प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। मतलब कि हम लोगों ने टीम डेवलप की कि सपोज कर लीजिए कि एक फॉर्म है या फिर कोई एक फीचर है जो कि डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी डिजाइन हो गई, तो वो डिजाइनर उसकी डिजाइन तैयार कर लेगा। उसके बाद में जो डेवलपर है उसको फंक्शनैलिटी दे देगा और टेस्टर कंटिन्यूअसली टेस्ट करता जाएगा और फाइनली डिप्लॉय हो जाएगा। अब इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली हम लोग उसको लॉन्च कर देते थे। तो ये 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 21st ऑफ सेंचुरीज के अंदर जब टेक जायंट्स आने लगे, जैसे कि अलग-अलग कंपनीज आने लगी, अमेज़न हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर गूगल पे जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशन हो गया या फिर नेटफ्लिक्स। तो ये अलग-अलग कंपनीज के अंदर क्या होने लगा कि कंटिन्यूअसली चेंजेस आने लगे। मतलब क्या कि अगर हम लोग अमेज़न का ऐप देखें, तो हमें हर 2 दिन बाद गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट मिल जाता है या फिर उसकी वेबसाइट पे हर 2 दिन बाद कोई नई नई ऑफर्स आने लगती है। तो उसको कैसे हैंडल करें? या फिर नेटफ्लिक्स का अगर एग्ज़ाम्पल लें, नेटफ्लिक्स का जो मीडिया प्लेयर है, तो उसके अंदर अलग-अलग फीचर्स आने लगे, जैसे कि सबटाइटल्स भी आने लगे। तो वो सब चेंजेस करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये तो एजाइल मेथोडोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम आती थी, हमारे पास में सपोज कर लीजिए कि टीम ए है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करती है और टेस्टिंग करती है, और टीम बी है जो कि केवल ऑपरेशंस ही देखती है, जो कि सर्वर पे कैसे लोड होगा या फिर पैकेजेस कैसे इंस्टॉल होंगे वो सब भी देखती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि सपोज कर लीजिए कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न जैसी कोई बड़ी प्रोडक्ट है जहाँ पे कोई बिग बिलियन डे आ गया, तो कुछ ग्लिच आ गया जिससे पेमेंट या फिर ऑर्डर्स कैंसल होने लगे। तो अब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा, वो बोलेगा कि क्लाउड का प्रॉब्लम है, और क्लाउड वाला बंदा बोलेगा कि आपका कोड ही सर्वर पे नहीं चल रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फाइटिंग है कि द कोड इज वर्किंग ऑन माय पीसी। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक ही आंसर होता है कि मेरा कोड मेरे पीसी में तो चल रहा है, अब आपके पीसी में क्यों नहीं चल रहा है? तो ये बहुत सारी छोटी-मोटी कंट्रोवर्सीज़ होती रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो ये डेवलपमेंट टीम है वो और ऑपरेशनल टीम है, उनको ऑटोमेट कर दिया और इसी प्रोसेस को हम लोग डेवऑप्स बोलते हैं। अब से क्या होगा कि अगर कोड के अंदर कोई इश्यू है, तो वो कोड गिटहब पे जाएगा, तो उसके लोकल मशीन में तो चलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होता, तो वो डायरेक्टली एरर देगा, जो कि
डिप्लॉयमेंट एरर आ जाएगा या फिर डॉकर से कोई एरर आ जाएगा। तो उससे क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी बहुत ईज़ी हो गई और हमें मैन पावर भी बहुत कम चाहिए उसके लिए। ये जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर के बीच की, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके अलावा हमारी बहुत सारी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी, जिससे हमारी सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी और भी बढ़ जाती है और कंपनी का बिजनेस भी बढ़ जाता है। अब डेवऑप्स में क्या होता है कि इतना जो हमारा पार्ट है वो डेवलपमेंट का है और इतना जो पार्ट है वो ऑपरेशंस टीम का है। तो ये जो पूरी एक टर्मिनोलॉजी बनी उसी को हम लोग डेवऑप्स बोलते हैं, जो कि एक प्रोसेस होती है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि डेवऑप्स क्या है और डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की पूरी एक हिस्ट्री से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और आज हर कोई कंपनी या फिर कोई स्टार्टअप हो गया जैसे फोन पे, पेटीएम, तो वो सब क्यों यूज करती है डेवऑप्स का। तो आपको भी अपना करियर डेवऑप्स के अंदर बनाना है, तो आपको क्या-क्या टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स को सीखना पड़ेगा या फिर क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टेप 1 पे हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही एक्सप्लोर करेंगे। अब आप बोलोगे कि डेवऑप्स इंजीनियर का काम तो केवल क्लाउड को हैंडल करना होता है या फिर ट्रैफिक को हैंडल करना होता है। तो आप एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखें? तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के कोई भी बिज़नेस लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस लॉजिक लिखने का काम डेवलपर का होता है। अब आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलपर भेजता है हमें गिटहब के ऊपर, अब गिटहब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो उसको हमें समझने के लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा हमें डेवऑप्स के अंदर कुछ-कुछ ऑटोमेशन प्रोसेस करनी होती है, तो ऑटोमेशन के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टूल्स एंड लाइब्रेरीज़ मिल जाती है, जिससे हम लोग इज़िली ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के सारे कांसेप्ट पाइथन के अंदर सीख लिए, अब उसके बाद में हमें कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखनी चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की क्यों ज़रूरत है? हम लोग हर रोज़ विंडोज़ या फिर मैक ओएस को तो यूज़ करते ही है। तो विंडोज़ या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसकी कोई एक लाइसेंस प्राइस होती है, जो कि हम लोग जब भी पीसी या फिर लैपटॉप लेने जाते हैं, तो उसको हम लोग पे करते हैं या फिर हमारी लैपटॉप कंपनीज़ ने ऑलरेडी उसको पे करके रखा होता है। इसीलिए हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ही मिलती है। तो कुछ-कुछ व्यूअर्स ऐसा लिखेंगे कि हम लोग तो हमारे पीसी के अंदर क्रैक वर्ज़न यूज़ करते हैं विंडोज़ का, तो बिल्कुल हम लोग हमारे पीसी के अंदर क्रैक वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेसेस के अंदर कंपनीज़ क्रैक वर्ज़न यूज़ नहीं कर सकती, उनको लाइसेंस लेना ही पड़ता है। तो क्लाउड के ऊपर हम लोग बहुत सारे सर्वर्स को स्पिन करते हैं या फिर उसको रन करते हैं, तो हमें अलग-अलग सर्वर के लिए अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइसेंस भी लेनी पड़ती है। तो वो तो कंपनी को बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना पड़ेगा कि उसको काम कैसे करना है या फिर उसके अलग-अलग फ्लेवर्स हो गए जैसे कि उबंटू, फेडोरा, सेंटोस और डेवऑप्स के अंदर बहुत ही पॉपुलर है रेड हैट। अब आप बोलोगे कि रेड हैट तो पेड है, लेकिन डेवऑप्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन एज़ अ बिगिनर हमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करना है और हमें सीखने के लिए भी उबंटू ओएस ही यूज़ करना है, जो कि लिनक्स का एक फ्लेवर है। तो आपने पाइथन सीख लिया, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम सीख ली, लिनक्स या फिर उसका कोई फ्लेवर सीख लिया। अब हमें डेवलपर से जो कोड आता है, तो वो कोड कहाँ पे आता है और कैसे आता है? तो डेवलपर जो होता है, सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में एक डेवलपर है, जो कि उसका जो कोड लिखा हुआ आता है, वो उसके लोकल मशीन के अंदर टेस्ट करने के बाद, वो हमें गिटहब के ऊपर सेंड कर देता है। अब गिटहब के ऊपर जैसे ही वो कोड सेंड कर देगा, अब गिटहब से हमारा काम है कि हम लोग उसको कहाँ पे डिप्लॉय करें या फिर उसके अंदर क्या-क्या इंस्टॉल करना है, तो वो सब हमारा काम है एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो वो हमें बेसिकली गिटहब के ऊपर भेज देता है कोड को। अब हमें गिट और गिटहब कैसे काम करता है, तो गिटहब बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, जो कि ओपन सोर्स है और यहाँ पे हम लोग कोड बेस को रख सकते हैं, अनलिमिटेड कोड बेस को रख सकते हैं। इसके लिए हम लोग गिट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें
गिट को सीखना है कि गिट के कमांड कैसे काम करते हैं, ब्रांचेस क्या होती है, उसके अंदर अलग-अलग कमिट्स कैसे लगाते हैं, अलग-अलग ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं, तो उसको सीखना है। उसके बाद में गिटहब के अलग-अलग टूल्स को एक्सप्लोर करना है, जैसे कि गिटहब एक्शंस कैसे काम करती है या फिर सीक्रेट की को कैसे ऐड करते हैं, टिकट्स कैसे जनरेट करते हैं, तो वो सब हमें सीख लेना है। अब गिट एंड गिटहब सीखने के बाद हमें कोई भी एक क्लाउड सर्विसेज आ जानी चाहिए। अब हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज होती है, जैसे कि गूगल का सर्वर हो गया, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर करके है, या फिर अमेज़न का मोस्ट पॉपुलर है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, और मैं भी बेसिकली वही यूज़ करता हूँ, एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्वर। तो आपको बेसिकली एडब्ल्यूएस को ही प्रेफ़र करना है, एडब्ल्यूएस को सीख लेना। अब एडब्ल्यूएस के अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज है, बेसिकली एडब्ल्यूएस के अंदर 200 से भी ज़्यादा सर्विसेज है। तो हमें इतनी सारी सर्विसेज को नहीं सीखना है, हमें बेसिकली एक तो EC2 कंप्यूटर का मतलब EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग करके एक सर्विस है, तो सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद में स्टोरेज के लिए एक सर्विस आती है S3 बकेट करके, मतलब कि सिक्योर स्टोरेज सर्विस, ऐसा कुछ फुल फॉर्म है उसका, तो उसको हमें सीख लेना है। अब हमें AWS के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे करना है, मतलब कि क्लाउड सर्वर के ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को, या फिर उसके ऊपर अपाचे सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, या फिर उसके अंदर एपीटी से कोई पैकेज, मतलब कि हम लोग अलग-अलग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, तो अलग-अलग पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसको सीख लेना है। अब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सीख लिया, अलग-अलग फ्लेवर, उसके बाद में वर्जन कंट्रोल गिट एंड गिटहब को भी सीख लिया। अब हम लोगों को सर्वर भी चलाना आ गया, EC2 सर्वर कैसे चलाते हैं। अब इतना सीखने के बाद हमें सर्वर के अंदर अलग-अलग चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है, जैसे कि वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी है या नहीं, या फिर सर्वर की फायरवॉल कैसे सेट करनी है, तो उसको हम लोग एक वर्ड या फिर टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो कि है प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सर्वर होता है वो रेडी है, नेटवर्क और उसके जो भी प्री रिक्विजिट्स है, मतलब कि फायरवॉल, सर्वर, वो सब वहाँ पे रेडी है। अब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं या फिर सर्वर प्रोविजनिंग बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है, टेराफॉर्म करके एक टूल आता है, जिससे हम लोग सर्वर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक यामल करके एक फाइल आती है। अगर आप लोग फ्लटर के बैकग्राउंड से हो तो आपने pubspec.yaml फाइल का नाम सुना ही होगा। तो उसके अंदर हमें सिंपली कुछ कमांड्स दे देने हैं, जैसे कि हम लोग जेसन फाइल के अंदर अलग-अलग पैकेजेस के नेम दे देते हैं और npm i लिखते हैं, तो सारे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं। वैसे ही YAML फाइल के अंदर हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो टेराफॉर्म हमारे सर्वर के अंदर प्रोविजनिंग कर देता है। तो टेराफॉर्म बहुत ही अच्छा टूल है, तो उसको हमें सीख लेना है प्रोविजनिंग के लिए, सर्वर प्रोविजनिंग के लिए। अब इतना सीख लिया, अब हमें मेन प्रोसेस जो करनी है वो है, सबसे पहले हमारा कोड क्या डेवलपर के पीसी में होता है, फिर डेवलपर से हमारे पास गिटहब के अंदर आता है। अब गिटहब से हमें कोड को सर्वर के पास भेजना है। तो बेसिकली गिटहब के ऊपर हमारा कोड आया है, अब उसको हमें कहाँ पे AWS सर्वर के ऊपर भेजना है। तो उसके लिए गिटहब एक्शंस का यूज़ करते हैं। अब गिटहब एक्शन क्या होता है? तो गिटहब एक्शन एक गिटहब का ही फीचर है, जो कि हम लोग डायरेक्टली सर्वर के ऊपर कोड डिप्लॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। तो हमें डायरेक्टली कोड को डिप्लॉय करने के लिए कुछ-कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट Node.js या फिर React.js के अंदर बनी है, तो हमें कुछ-कुछ लाइब्रेरीज़ या फिर Node.js के नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर React.js के अंदर भी कुछ-कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ता है, और React.js की तो वेबसाइट को हमें बिल्ड करके डिप्लॉय करना होता है। तो वो सारी प्रोसेस गिटहब एक्शंस से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग सीखते हैं जेनकिन्स को। अब जेनकिन्स एक ऐसा टूल है जो कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है। मतलब क्या, गिटहब एक्शंस के अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि वेबहुक करके एक टूल होता है जेनकिन्स के अंदर। तो वेबहुक क्या करता है कि हमारे गिटहब को एक यूआरएल सेंड कर देता है। अब गिटहब पे जैसे ही कोई नया कोड आएगा, तो वो जेनकिन्स को सेंड कर देगा, और जेनकिन्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्रोसेस करके रखी होती है, जो कि सर्वर के अंदर हमारे कोड को डिप्लॉय कर देती है। तो जेनकिन्स एक ऐसा टूल है जो कि CI/CD पाइपलाइन, अब CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये हमारा डेवऑप्स का लोगो है, ओके। तो डेवऑप्स के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, मतलब कि प्लान, कोड, बिल्ड एंड टेस्ट, तो इतनी जो प्रोसेस होती है, तो वो क्या करती है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंटीग्रेशन करती है, मतलब कि कुछ नया डालती है, तो उसको हम लोग CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और
उसके बाद में जो भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया वो हमें यूजर्स को मतलब कि हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन डे का कुछ अलग लेबल आता है या फिर कोई चेंजेस आता है, कोई नया फीचर आता है, जैसे कि एलेक्सा के अंदर कोई नया फीचर आया तो वो डायरेक्टली हमें दिखता है जैसे ही इंटीग्रेट होता है, तो उसको क्या हो डिप्लॉय होता है। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, कि हमारा डेवलपमेंट भी होता जाएगा और उसके साथ-साथ जो भी टेस्टिंग या फिर कुछ भी कंप्लीट होता है, तो वो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। तो इस प्रोसेस के लिए जेनकिंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। जैसे कि उसके अंदर कुछ-कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जिससे वो डायरेक्टली बिल्ड करके भी भेज देता है। अब जेनकिंस तक हम लोगों ने सीख लिया। अब जेनकिंस सीखने के बाद हमें एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारी वेबसाइट सपोज़ कर लीजिए नोड.जेएस या फिर पाइथन के अंदर बनी है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी हमारा कोड वर्क करता है, क्योंकि वो डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग कंटेनराइजेशन का यूज करते हैं। अब कंटेनराइजेशन क्या होता है, तो कंटेनराइजेशन का मतलब होता है एक अलग अलग कंटेनर्स के अंदर हमारे कोड के रिगार्डिंग, मतलब कि हमारे कोड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस या फिर उसके अलावा कोई भी डिपेंडेंसी होती है, तो वो सारी अवेलेबल होती है और मल्टीपल कंटेनर्स बनते हैं हमारे कोड के लिए। जैसे कि रिएक्ट जेएस है तो उसके लिए अलग नोड मॉड्यूल का एक पूरा कंटेनर बना दिया, फिर नोड जेएस का जो बैकएंड एपीआई है उसके लिए अलग कंटेनर बना दिया। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कंटेनराइजेशन बोलते हैं। तो कंटेनराइजेशन से क्या होगा कि लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन या फिर पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग डॉकर का यूज करते हैं। अब डॉकर बहुत ही अच्छा टूल है जो कि कंटेनराइजेशन के काम आता है। अब कंटेनराइजेशन के अंदर हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग अलग-अलग कंटेनर बना सकते हैं, मतलब कि अलग-अलग ब्लॉक्स बना सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि रिएक्ट जेएस का कोई कोड है हमारे लिए, तो रिएक्ट जेएस के लिए अलग नोड मॉड्यूल बना देंगे या फिर नोड जेएस का कोई कोड है तो उसके लिए अलग नोड मॉड्यूल बना देंगे। अब हमारे पास सपोज़ कर लीजिए रिएक्ट जेएस के लिए भी अलग सर्वर है और नोड जेएस के लिए भी अलग सर्वर है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मल्टीपल सर्वर को एक साथ हैंडल करना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। अब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कंटेनर्स हमारे जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुबरनेटिस करके एक टूल आता है जो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर यूज़ होता है। तो कुबरनेटिस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार फिर से अगर रिपीट करूँ मैं सारी प्रोसेस को, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद में लिनक्स या फिर उसके कोई फ्लेवर के ऑपरेटिंग सिस्टम सीख ली, उसके बाद गिट एंड गिटहब को सीख लिया। अब गिट एंड गिटहब को सीखने के बाद हम लोगों ने कंटेनराइजेशन को सीख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने कोई भी एक सर्वर हैंडल करना सीख लिया, उसके बाद में हम लोगों ने कंटेनराइजेशन कैसे काम करता है वो सीख लिया। फिर अलग-अलग कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन टूल कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया। लेकिन ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद, मतलब कि ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, तो अब हमें देखना भी पड़ता है कि सर्वर पे ऊपर रिक्वेस्ट कैसी आ रही है, ट्रैफिक कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में ज़्यादा हो रहा है, कि ताकि हमारा सर्वर क्रैश ना हो और सॉफ्टवेयर डाउन टाइम ना झेलना पड़े। जैसे कि कभी-कभी हम लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए हम लोग जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, वो कंटीन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग-अलग मॉनिटरिंग टूल का भी यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली ग्रेफाना करके एक टूल आता है, तो ग्रेफाना है या फिर उसके अलावा एडब्ल्यूएस क्लाउड वॉच, तो ये एडब्ल्यूएस की ही एक सर्विस है, जो कि हमें मॉनिटरिंग टूल भी प्रोवाइड करती है। लेकिन बेसिकली आप लोग ग्रेफाना को भी प्रेफ़र कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे से हमें एनालिटिक्स बना के देती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए फिर से हम लोग एक बार उसको पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे। तो एक बार जल्दी से हम लोग उसको एक कंप्लीट डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद में कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या फिर उसकी कोई भी अलग फ्लेवर सीख सकते हैं। उसके बाद में गिट एंड गिटहब को सीख लेंगे। उसके बाद में हम कोई भी एक सर्वर, तो यहाँ पे मैं एडब्ल्यूएस को प्रेफ़र करूँगा। उसके बाद में प्रोविज़निंग के लिए मैंने एक टेराफॉर्म करके एक टूल बताया, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो एडब्ल्यूएस के बाद में हम लोग प्रोविज़निंग टूल भी सीख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट के लिए जेनकिंस जैसे टूल को यूज़ करेंगे। अब गिटहब एक्शन को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली जेनकिंस को ही प्रेफ़र करूँगा। अब उसके बाद में हम लोगों को कंटेनराइज़ेशन भी करना होता है लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस के लिए, तो हम लोग डॉकर कंटेनर्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद में मल्टीपल सर्वर को कंटेनराइज़ेशन ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम लोग कुबरनेटिस का यूज़ करेंगे और
फाइनली हम लोग मॉनिटरिंग के लिए ग्रेफाना टूल को यूज करेंगे। तो हमें टोटल 8 से 9 टूल को सीखना पड़ेगा, तो हम लोग एक कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर बन जाएंगे। तो इतना करने के बाद आप एक जॉब रेडी डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन इतना केवल काफी नहीं है। इतना करने के बाद आप 1 से 2 प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ेंगे, मतलब कि आपको गिटहब से कहीं से कोई प्रोजेक्ट उठाना है नोड जेएस या फिर रिएक्ट जेएस का, जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मेरे प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना के ही उसको मास्टर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेवऑप्स होता क्या है और हमें इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ी, और फाइनली हमें अगर एक सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर बनना है या फिर डेवऑप्स के अंदर जॉब लेनी है, तो कैसे हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है और कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को सीखना है और कौन सा टूल किस लिए यूज होता है, तो वो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप केआरएम डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि डेवऑप्स के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आपको डॉकर के अंदर कुछ समझ में ना आया हो या फिर एडब्ल्यूएस के अंदर या फिर लिनक्स के अंदर कुछ समझ में ना आया हो, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।